नमस्कार साथियों, मास्टर क्लासेज बाय कैलाश चंद्र शर्मा में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन राजस्थान के चौहान वंश के बारे में अपनी चर्चाएं चल रही थी। चौहानों का स्थापना पढ़ लिया, अजमेर के अजयराज को पढ़ लिया। आज अपन चौहान वंश के तहत अर्णोराज व अरणाजी के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आज अपन अर्णोराज के बारे में पढ़ने से पहले मैं 1 मिनट आपको पूर्व बातों से आपको जोड़ देता हूँ कि अपन ने कहाँ छोड़ा था। अपन ने साथियों यहाँ तक पढ़ लिया था कि सांबर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। यहीं पर ही वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। इसीलिए वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष व संस्थापक कहलाता है तथा अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर उसने बनवाया। इसके बाद अपन ने यह पढ़ा था कि 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेरू बसाया तथा उससे अपनी राजधानी बनाई तथा अजमेर के दुर्ग को अरावली का अरमान और राजपुताने की कुंजी भी कहते हैं। और विश्व ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर की संख्या की। जितने भी अभी तक जितने भी आक्रमण हुए हैं, सबसे ज़्यादा स्थानीय जो आक्रमण सही हैं वो अजमेरू दुर्ग ने कहा। इससे वर्तमान में इसको तारागढ़ कहते हैं। और इसका तारागढ़ नाम मेवाड़ का राजकुमार है, जो अपने तेज धावक होने के कारण वो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज सिसोदिया उसने अपनी पत्नी के नाम पर यहाँ तारागढ़ रखा। साथियों, अब आ जाइए साथियों, आज अपन अर्णोराज पढ़ेंगे। अजमेर का शासक अर्णोराज बढ़ता है 1133 ईस्वी में। इसकी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण बातें तो होती नहीं, 3-4 बातें हैं जो लिख लेंगे। परंतु आज तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, मैक्सिमम चौहान का विग्रहराज चतुर्थ है और आगे है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। परंतु फिर भी एक आधी बात जो परीक्षा में आई है, और मैं परीक्षा की इतनी महत्वपूर्ण बातों को, तथ्यों को आपको सामने रखूंगा। पूरे के पूरे आप जो वीडियो बनते हैं, आप एक शब्द कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा के मैं प्रश्नों को सम्मिलित करता हूँ, फिर आपके सामने रखता हूँ। साथियों, जैसे ही देखिए, आप इधर आ जाइए, आपकी नज़र बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए। अर्णोराज अजमेर का शासक बनता है और इसने, आप देखिए, ये एक अर्धचंद्राकार झील है। बोलो कौन सी झील है साहब? यह है पुष्कर झील है। पुष्कर है, यहाँ पुष्कर झील है। पुष्कर में इसने वराह मंदिर बनाया है। पहले भी एक बार परीक्षा में आया था, वराह मंदिर कहाँ है, आंसर लगाना पुष्कर। साथियों, परीक्षा में पहले प्रश्न आया कि वराह मंदिर कहाँ है, तो आंसर क्या? पुष्कर। तथा वराह मंदिर किसने बनाया? तो अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण किया। एक बार फिर और नोट लगा दो साथियों, यह आया था 3rd ग्रेड टीचर में कि आदि वरा की उपाधि किसे थी? तो मिहिर भोज। मिहिर कुल भी आ जाता है, मिहिर भोज भी आ जाता है। इसको भोज प्रथम के नाम से जाना जाता था, भोज प्रथम। ये आया था 3rd ग्रेड 2004 में, 6 में, माफ करना 6 में आया था। अब देखिए साथ, इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब अजमेर का शासक अर्णोराज होता है, इसी के समय यहाँ पर तुर्क बहुत आक्रमण करते थे। अब आप देखिए, इधर एक पहाड़ी ये है साहब नागपहाड़। अर्णोराज के समय, जब अजमेर का शासक अर्णोराज है, तो तुर्क इसके समय बहुत आक्रमण करते साहब। घना बार आवे ले दौड़े आक्रमण कर जावे बाप। एक बार तो तुर्क कायो है कि वो साड़ा नहीं ना रेस आएगी। एक तो अड्डा नागपहाड़ है, एक अड्डा तारागढ़, एक है तारागढ़ पहाड़ी। ये रेस आ गई, सब सैनिक जो तुर्क अड्डा आया, 2 पहाड़िया के बीच में साड़ा ने घेर कर दिया और अतरा कूटिया और कूटिया के यार काट कर दिया साड़ा ने, बिल्कुल ही काट कर दिया। काटिया तो साहब आज धरती बिल्कुल खून ला लेगी, माँ से बला गया, भास बला गई, हड़ बला गया। अब वो कहीं गिरा साहब, अब वो कहीं नहीं गिर दो आडू एक नागपाड़ू एक नदी निकला। बोलो किसी नदी निकला रहा है? लूणी। और वह टाइम का इन्हें चंद्रा नदी कहते थे उस समय, चंद्रा नदी। ये चंद्रा नदी ने अड़ी न मोड़ी, ये पानी मोड़ अड़ी न ले स्थानीय जनता का सहयोग आड पहाड़ बांध एक झील को निर्माण कर सब उड़ा झील बना कर दी। इन्हें झील ने बनाई आना सागर। इन्हें क्या है? आना सागर झील है। देखो साहब, बोलो रे, लूणी नदी खड्डू निकला है। परीक्षा में प्रश्न आयोडो है, लूणी नदी खड्डू निकला है, नागपहाड़ निकला है। नागपहाड़ से, अजमेर के नागपहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी। ये काम की बात को ना फिर भी एक बार पटवारी में परीक्षा में प्रश्न आ गया कि निम्न में से अजमेर की या पुष्कर की पहाड़ियां या नागपहाड़ पर अधिक बारिश होती है तो कहां पर बाढ़ आती है?
उसमें अजमेर भी था, पुष्कर भी था, बालोतरा भी था, बालोतरा बाड़मेर। तो आंसर क्या साहब? बालोतरा, क्योंकि ये लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, बाद में खारा हो जाता है, इसको खारी और मीठी नदी भी कहते हैं। तथा बालोतरा क्या है साहब? लूणी नदी तो ऊंची है, बालोतरा थोड़ा सा नीचे है, इसलिए जब बाढ़ आई तो पानी पहाड़ से बाहर निकल गया और बालोतरा में भर गया साहब। इसलिए एक बार पटवारी में आ गया कि यदि अजमेर के नागपाड़ पे ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बालोतरा बाड़मेर साहब। ठीक साहब। अब देखो साहब, फेर फाचा एडिन आज एडिन नोट लिख लिया, नोट लगा बाद में। अब इन्हें डन झील लगा गई, ये झील का किनारा है, ये झील का किनारे एक बाग है, कहीं ऐसा बाग है। ये बाग ने अड्डा जहांगीर ये बाग ने क्या है? शाही बाग, शाही बाग। इन्हीं के बाद दौलत बाग, दौलत बाग। और दौलत बाग ने वर्तमान में क्या है? सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। देखो साहब, तो वो जो दौलत बाग है खुण बनायो वो जहांगीर, खुण बनायो साहब जहांगीर, जहांगीर बनवायो इन्हें। देखो साहब, इके बच्चे हैं, इको छोरो आयो, इको पुत्र आयो, टाबर शाहजहां। शाहजहां ने यहां पर 5 12 है दरी का निर्माण करवाया। साथियों, 12 दरी कहीं को है थे। कभी अजमेर क्या की रहा है? अजमेर क्या है? आप विक्टोरिया हॉस्पिटल का बड़ा अड्डा बड़ी है बजरंगगढ़, उड़ा उड़ा है वो आना सागर झील, उड़ा दौलत बाग भी है। वह जो वह आना सागर की पहाड़ पर जो 5 छत्रियां है, जेटा आप देख रहे पानी में देखा शाल छत्रिया का बड़ा वो है, वही है वहां 12 दरी। आप जड्डा उड़े दौलत बाग में जाओ और झील का किनारा 5 की छत्रियां लाग रही, वही है 12 दरी। और एक बनाया 1627 में, कभी सन तो पूछा नहीं गया, 1627 ईस्वी। देखिए एक बार आ जाए कि निम्न में से देखो रहा है, बोलो दौलत बाग खड्डा है अजमेर में, दौलत बाग को वर्तमान नाम कही है सुभाष उद्यान। दौलत बाग या शाही बाग को किसने बनाया? जहांगीर ने। अब देखिए साहब, एक बात और लिख लियो साहब, एक की माँ ये साहब नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ अस्मत बेगम। अरे सारा नूरजहां को मतलब जानो रहा है? जहां को मतलब संसार, नूर को मतलब सब सुंदर, और संसार में सब सुंदर लुगई नूरजहां तो आई रहे। अरे की माँ आई तो कौन आई? माँ अस्मत बेगम। इसने अड्डा गया सुभाष उद्यान में घूमी, दौलत बाग में घूमी, उडू फूल लीधा, फूल लेर इत्र बनायो। तो भारत में पहली बार इत्र बना किसने बनाया? तो अस्मत बेगम। ध्यान लगाना, भारत में पहली बार इत्र इत्र का निर्माण किसने किया? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया था। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से वह मुगल बादशाह जिनकी मां राजपूत थी। परीक्षा में प्रश्न आता है साथियों। देखिए साथियों, परीक्षा में प्रश्न है कि निम्न में से वह मुगल बादशाह जिनकी मां राजपूत थी, तो जहांगीर व शाहजहां दोनों आएंगे। दोनों की मां राजपूत थी। अब इसकी रामायण बताता हूं, इसकी थोड़ी सी 1 मिनट। जब अपन आमेर के कछुआ वंश पढ़ेंगे या आमेर के राजवंश पढ़ेंगे उस समय सारी रामायण बताऊंगा, फिर भी एक बार बता देता हूं थोड़ी सी। जहांगीर, इसको सलीम, शाहजहां इसको खुर्रम, और एक खुसरो। देखिए साहब, अब देखिए साहब, आपने अकबर जोधा सीरियल देखा है? आमेर का राजा बारमल, जिसको बिहारी राज भी कहते हैं, आमेर के राजा बारमल ने अपनी छोरी को ब्याह अकबर का ला रहे 1562 में दो। राजस्थान का पहलो रियासत ही जो मुगला का ला रहा है, मुगला की अधीनता स्वीकार की दी और मुगला का ला रहा है वैवाहिक संबंध स्थापित की। दो परीक्षा में 2 ही प्रश्न
3-4 बार पूछा। निम्न में से राजस्थान का वह शासक जिसने सबसे पहले मुगलों से अधीनता स्वीकार करते हुए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो आंसर गया भारमल। आंसर गया भारमल, बिहारी महल, बिहारी लाल। कहां पर हुआ इसकी छोरी का ब्याह, जोधा का? तो सांबर में 1562 ईस्वी। भारमल ने अपनी लड़की, जिसको हरकाबाई कहते हैं, देखो ध्यान रखियो, हरकाबाई, हरकाबाई या जोधाबाई, जोधाबाई, हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह अकबर से करता है। किससे करता है? अकबर से करता है, तथा इससे सलीम पैदा होता है। इससे क्या पैदा होता है? सलीम पैदा होता है। यही हरकाबाई आगे जाके इतिहास में मरियम उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब देखिए, अकबर जोधा आपने पिक्चर देखी है, तो इसमें राजपूतों में जो विरोध हुआ वो कहां हुआ साहब? पहली बात है, भारमल अर्थात भारमल ने अपनी छोरी हरकाबाई, जिसको जोधाबाई भी कहते हैं, इसका विवाह अकबर के साथ संपन्न किया। उससे जहांगीर पैदा हुआ, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी छोरी जगत गोसाई, जगत गोसाई, जिसको भी जोधाबाई कहा गया है साहब, जोधाबाई। निम्न में से मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी छोरी जगत गोसाई, जिसको जोधाबाई भी कहते हैं, जिसका विवाह सलीम उर्फ जहांगीर से किया, उससे खुर्रम पैदा हुआ। उससे क्या पैदा हुआ? खुर्रम। यह भी जोधपुर राजपूत था, वो भी राजपूत। खुर्रम पैदा हुआ, और खुर्रम आगे जाके क्या कहलाया? शाहजहां। अब एक आता साहब खुसरो, एक आता है खुसरो। भारमल को छोरो हो भगवान दास, जिसको भगवान दास भी कहते हैं। भगवान दास ने अपनी छोरी मानीबाई, भगवान दास या भगवान दास भी आता, जिसने अपनी छोरी मानीबाई। भगवान दास आमेर के शासक भारमल के छोरे भगवान दास ने अपनी छोरी मानीबाई को विवाह जहांगीर से करवाता है। किससे करवाता है? जहांगीर से करवाता है। उससे खुसरो पैदा होता है साहब। उससे कौन पैदा होता है? खुसरो पैदा होता है। ये भी है तो राजपूत राजस्थान के ही है। ये खुसरो पैदा होता है, और ये सत्ता के लिए बार बार जहांगीर से विद्रोह करता साहब। तो इसकी मां मानीबाई नाराज हो जाती है, इसकी हत्या करवा देती साहब। ये पुत्र हंता है, ये मानीबाई, इसकी हत्या करवा दी। खुद भी फिर क्रोशन होकर साहब खुद भी आत्महत्या कर लेती है। आज की रामायण है, परंतु ज्यादा बात आप परीक्षा में, आज तक जो परीक्षा में प्रश्न आयो, राजस्थान की वह प्रथम रियासत है जिसने मुगलों में विशेष रुचि दिखाई, तो भी कच्छाओ वंश लगाना। पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री का विवाह मुगलों से किया, तो लगाना भारमल या बिहारी मल। ज्यादा यहां नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में अपन, जब अमेरिका आ सकते। परंतु ध्यान रखें मित्रों, एक प्रश्न, क्योंकि जब पढ़ाते समय माना कि विषय वस्तु यह है, परंतु अपना प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा जहां एग्जामिनर के प्रश्न उठाने की संभावनाएं होती हैं, आए नहीं आए वो अलग, परंतु उसके मस्तिष्क में कीड़ा चलता है एग्जामिनर के कि यार आज चीज जोर की, आज चीज जोर की, अड्डू लेबा की संभावना रहे। अरे आपा वे संभावना नहीं है, आपा एडे इकट्ठी करिया, एक बार पाचा आ जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा क्रम टूट गया तुम्हारी खोपड़ी में। सभी के सभी साथी की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। मैं पढ़ूंगा आपके 1533 में अजमेर का शासक अन्नोराज या अन्नोराज बनता, जिसको अन्नाजी के नाम से भी जाना जाता है। अन्नाजी ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसी के समकालीन बार बार तुर्क आक्रमण हुए थे, बार बार तुर्क आक्रमण करते थे। तो एक बार ये क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर के एक बार तुर्कों को दो पहाड़ियों के बीच में घेर करके युद्ध किया, काट मार की, सभी तुर्कों को मार दिया। पूरी की पूरी धरती लाल हो गई तथा वहां बदबू मारने लगी। इसी रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए इसने चंद्रावती नदी के पानी को मोड़ करके स्थानीय नागरिकों के सहयोग से यहां आना सागर झील का निर्माण करवाया। इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया, जिसको शाही बाग भी कहते हैं। वर्तमान में यह ही दौलत बाग सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये इनके सबसे महत्वपूर्ण बातें थी, परंतु फिर भी 4-5 बातें ऐसी हैं जो मेरी मस्तिष्क में आ गया साहब, मैं उनको भी लिखना चाहूंगा। क्यों? थोड़ा सा ये लिख दो। अब देखिए साहब, यह पुष्कर है,
पुष्कर में यहाँ एक विश्व का सबसे प्रसिद्ध एकमात्र वर्मा मंदिर है, वो कहाँ है? वर्मा मंदिर कहाँ है? वर्मा मंदिर पुष्कर में। एक वैसे तो 3 है साहब राजस्थान में, एक छिंद बांसवाड़ा में है, नोट कर दो, नोट। अन्य वर्मा मंदिर है छिंद बांसवाड़ा। दूसरा मंदिर है आसोत्रा बाड़मेर, आसोत्रा बाड़मेर। परंतु जब कभी परीक्षा में सीधा प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से राजस्थान में एकमात्र प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध वर्मा मंदिर कहाँ है, तो लगाना पुष्कर। यह नहीं मिले तो इनमें से मिलेगा। ठीक साहब। पुष्कर को आदि तीर्थ, तीर्थराज, कोकण तीर्थ, कोकण तीर्थ भी कहते हैं। इसी पर 52 घाट है। निम्न में से वह झील जिस पर 52 घाट हैं। और यहां पर 1911 पटवारी में आया था। निम्न में से महिलाओं के स्नान के लिए मैडम क्यूरी ने किस घाट पर अलग से घाट का निर्माण किया? तो आंसर गया पुष्कर झील। 1911 में मैडम मेरी ने जनाना घाट का निर्माण किया। यह परीक्षा में प्रश्न आया है। आप अजमेर गए साहब, माफ करना, आप पुष्कर गए। यहां पर वर्मा जी की पत्नी है सावित्री, वर्मा जी की पत्नी है सावित्री। सावित्री का भी मंदिर है साहब, यहाँ सावित्री का मंदिर है। और यहां से फिर एक देखना रोपवे चलता साहब, पाल की चला ही है रोपवे। आडू वर्मा मंदिर को थोड़ा घूमने जाओ आप, 40-50 रुपये में आपने उठा सावित्री मंदिर का उठा ले जाए साहब। नोट लगा दो। राजस्थान रोड कहीं को ना है, रोप यानी राड़ी, वे यानी रास्तो, राड़ी का अपना पाल के चला रूप। वाह। अब देखो साहब, नोट लगा दियो। राजस्थान का पहला वे रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर, सुंदा माता जालोर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो इसमें साथियों, परंतु मैं जाते जाते एक ऐसी चीज है जो मेरे मस्तिष्क में आ गई, मैं चाहता हूं कि वो भी आपको बता दूं, क्योंकि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से है तो हमेशा आती है, जहां तक हर प्रतियोगी परीक्षा में है वहां से आती हैं। परंतु यदि आप 2nd ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, पुराना पेपर उठाइए साथियों, इसके बिना तो कभी पेपर ही नहीं हुआ। निश्चित एक प्रश्न आता है, सब पढ़ के जाते हैं परंतु फिर भी भूल जाते हैं। मैं भी जब पहले नौकरी नहीं लगा था तो कोचिंगों में पढ़ाता था, तो हमारे साथ में एक मैडम पढ़ाती थी, बहन रेखा शर्मा मैडम हमारे, जो अभी वरिष्ठ अध्यापिका हमारे जाले की रहने वाली थी। तो वो भी बहुत बड़ी विद्वान थी, विदुषी थी। उसने भी स्कूल व्याख्याता परीक्षाएं पास की हैं, नेट स्लेट किया है, RS तक अंतिम चरणों में गई, अभी वो वरिष्ठ अध्यापिका है। वो भी कोचिंग में पढ़ाती थी। एक रोज वो थोड़ी सी चेहरा उनका मुरझाया हुआ था, थोड़ी सी चिंतित थी, 2nd ग्रेड का एग्जाम था उनका। तो मैंने कहा कि मैडम आज इतना परेशान क्या है एरिया? तो वो कह रहे यार भाई साहब, एक वो एक छोटी सी चीज है, हर एक बार परीक्षा में आवे, अब परंतु मुँह फिर भूल जाऊं, अब पेपर ही का मन है वो भी कौन है, बाहर तो याद है, परीक्षा में जाते हर एक मुँह, क्योंकि मान के ला बहन जी, मान के ला देखा कई चीज है। देखिए तो वह कई चीज है साहब, वह चीज ये संप्रदाय या मत कह दो, अरे वो उसके प्रवर्तक है साहब, एक उसके प्रवर्तक। आज चीज हमेशा है, एक तो संप्रदाय और एक वगैरह जो भी एक वगैरह प्रवर्तक कौन है। हर एक परीक्षा में प्रश्न है, 4 चीज पहले मुंह लिख दूं। सब पहले तो लिख दूं मुंह आचार्य निम्बार्क। नजर आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए मित्रों, आचार्य निम्बार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मानते आप बहुत बड़े विद्वान हैं, राजस्थान के किसी भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में आप पढ़ते होंगे, एक से बढ़कर एक गुरु पढ़ाते होंगे, गुरु सभी बराबर पढ़ाते हैं, परंतु जो ये चीज है आपना परीक्षा में आए 80 बात बता जाऊं ताकि खोपड़ी में जो आप चाहो तो भूल भी नहीं जाओ। आचार्य निम्बार्क, द्वैता द्वैतवाद देखना सभी सिमिलर। नंबर 2 माधवाचार्य द्वैतवाद। नंबर 3 वल्लभाचार्य
वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। नंबर 4 रामानुज। रामानुज है साहब विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद। छोटी मोटी वर्तनी अशुद्धि हो सकती है साहब, में आप ज़्यादा ध्यान में दिए। शुद्धाद्वैतवाद। अब देखिए साहब, आज तक की जितनी भी आपको दिख रहा है क्या, आचार्य निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद प्रतिपादित किया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद प्रतिपादित किया, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद प्रतिपादित किया, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद प्रतिपादित किया। साथियों, आज तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा में आता है सेकंड ग्रेड में, वैसे तो पटवारी में भी आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, सेकंड ग्रेड में भी आएगा, एग्जामिनर घूमता दे देता है, परंतु सेकंड ग्रेड में तो इसका विशेष बिंदु है। हर एक पेपर आप उठा के देखिए, या तो डायरेक्ट ये देखिए इसका प्रवर्तक देगा, या निम्न में से ये दे दिया, एक में यहाँ पर निम्न में से एक तो ये दे दिया द्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद, एक को यहाँ पर दे दिया कबीर दे देगा, संत दादू दयाल दे देगा, निम्न में से कौन सा असत्य है इसको छांटना है। कभी ये दे देगा, इधर ये नाम लिख देगा, इसको आगे पीछे करेगा। तो एक को जैसे यहाँ पर निम्बार्कावाद को, इस द्वैतवाद को यहाँ चौथे नंबर पर लिख दिया, तो एक को 4 से जोड़ना। परंतु परीक्षा में प्रश्न जरूर है आपको भी, जब परीक्षा से पहले तो घर पे आपको दिखता है तो मित्रों आपको याद हो जाता है। जैसे आप एग्जामिनर के आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपके तनाव होता है, आप भूल जाते हो, सभी एक जैसे दिखते हैं। तो अब देखिए, एक लेन लीगूं ताकि खोप में हमेशा के लिए फिट नजर आ जाओ। आड़ दिख रहे कोने थोड़ो मोटे मिटावो छूँ ताकि अनुमति जावे, थोड़ो आडू मिटा दूँ, पाँच है मिटा दूँ आडा, कहीं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन्हें मुँह अड्डे लिखो छारू। देखो सब नोट लगा दियो छे, सबकी नजरा देखो बोर्ड पे जानी छावे, नोट लाग रही हो NDD, छोरा को नाम है सा, वह ND, 2 छोरा है, NDD व ND छोरों ने वसु छोरी को रावी नदी के तट पर घुमाया साहब, रावी नदी के तट पर घुमाया, घूमने ले गए, घूमने ले गए, कोई फर्क ना पड़ा है। अब एक के नीचे अंडर कर दियो ND वसु और रावी के नीचे अंडरलाइन कर दियो। देखो सा, एन को मतलब होता है निम्बार्क, एन का मतलब क्या है निम्बार्क, आचार्य निम्बार्क। एनडीडी का मतलब है द्वैतवाद, एन का मतलब है एमडी, माफ करना साथियों, एनडी नहीं होगा यहाँ, एमडी होगा साथियों, माफ करना मानवीय भूल हो जाती है। एमडी, एम का मतलब है माधवाचार्य, कौन है माधवाचार्य का मतलब द्वैतवाद है। अब यह है वह का वल्लभाचार्य का मतलब है शुद्धाद्वैतवाद। ये रावी का मतलब है रामानुज, यह है विशिष्टाद्वैतवाद, वी का मतलब विशिष्टाद्वैतवाद। अब देखो साहब, बोलो एक बार बोलो, मान ला रहे, अरे लाजा मत बोलो, अरे नौकरी लाग जावा ये ऐसे ना, लाजा मर जाऊँ तो हैजडी रह जाऊँ, लार बोलो मारा, सभी बोर्ड पे देखो, लार बोलो एक बार। एनडीडी व एनडी, 2 छोरा वसु नाम की छोरी ने वेला ही पुछली, रावी नदी के तट पे घूम रहा, 2 बार फेड हो, एनडीडी व एमडी छोरों ने वसु छोरी को रावी नदी के तट पर थे, नहीं बोलो रहा खा लाजा मरिया है, फंसे बोलो छोरा का नाम कही है एनडीडी व एमडी, छोरी को नाम कही है वसु, खड़े घुमा ले गया रावी नदी पे तट पर। एक बार यदि आप याद करोगे, कोई भी यदि ये आप भूलोगे निश्चित है, अभी आपको याद रहता है, जैसे 5-7 दिन का गैप हो गया, अचानक परीक्षा में प्रश्न आ गया, और सबसे ज्यादा बात है
खोलते ABCD 4 सीरीज में सबसे पहला या दूसरे नंबर पे आ गया तो खोपड़ी और घूम जाओ सब, खोपड़ी और घूम जावे। तो एक अपना लेन आराम उठक परीक्षा पर पेपर भी लिखनी, NDD भी है वह MD छोरों ने वसु छोरी को रवि नदी के तट पर लिख ले साथियों। अब देखो साहब, आज तक जो आप 5 बार बातें पढ़ी 3-4 मिनट में 5 लिख जाओ। अजमेर का शासक अर्णोराज बनता है। अर्णोराज ने पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया तथा अजमेर में तुर्कों को पराजित करते हुए स्थानीय नागरिकों के सहयोग से आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर के झील के किनारे जहांगीर ने शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण किया, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। उसी आना सागर झील के किनारे 1627 ईस्वी में शाहजहां ने बारादरी का निर्माण किया। अब मैं आपको आज 7 प्रश्न लगाऊं। आज आपका टेस्ट लेते हैं कि आपकी तैयारी और आपकी एकाग्रता और आपका ध्यान कितना है। आप केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं या टाइम पास के या नौकरी लगने का वास्तव में आपके मन में एक लालसा है। लगाइए साथियों, पे लगा दियो। 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिया आपने। नंबर 1, आदिवराग की उपाधि निम्न में से किस शासक ने धारण की? पहले भी आया है 3rd ग्रेड 2006 में। नंबर 2, वर्मा जी का मंदिर पुष्कर के अलावा कहाँ कहाँ स्थित है? नंबर 3, शाही बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? नंबर 4, बारादरी का निर्माण कब करवाया गया? नंबर 6, निम्न में से शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? नंबर 7, लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? साथियों, आप पेंसिल से आप निश्चित, आप जब प्रतियोगी परीक्षा में जाओगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो कई हैं, परंतु जहां संभावनाएं होती है, और अपना भी उद्देश्य ये नहीं है कि माना कि ठीक है कि अपन चौहान वंश पढ़ रहे हैं, चौहान वंश के एक सीरियल सीक्वेंस रहती हैं, परंतु फिर भी जो चीज़ें आजू बाजू आई हैं पूरी परीक्षा में आई हैं, जो जितनी ज़्यादा ठोकरे खाता है, जितने ज़्यादा एग्जाम में बैठता है, उसका अनुभव बढ़ता जाता है कि यार एग्जाम में प्रश्न उठा रहा कहाँ से। फिर अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अपन आजू बाजू जैसे संत संप्रदाय अलग से टॉपिक है, परंतु लग गया कि यार ये वास्तव में काम की चीज़ है, और साथ ही इसमें थोड़ी सी उलझन महसूस करते हैं। साथियों, यदि आपको लगता है कि मेरा यह प्रयास आपके परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक मददगार हो सकता है, आपका दिल चाहे, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे घंटी के बटन को प्रेस कीजिए, जिसके कारण जो भी नवीन वीडियो या नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। क्योंकि साथियों, आपके सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगते हैं, नहीं लगते सब्सक्राइब करने के पैसे, परंतु एक हमें एक ऊर्जा का संचार होता है यार कि चलो आज अपन एक, यदि आप एक वीडियो बनाने के लिए, जब मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं तो परंतु बहुत टाइम लगता है साहब, क्योंकि मुझे जिस परीक्षा से याद है पर मैं और किन किन से राजस्थान के अलग अलग महा संस्थान हैं जहाँ पर विशिष्ट गुरु पढ़ते हैं, उन सभी के मतों को एक साथ देख के कोई छूटे ना। तो साथियों, विश्वास कीजिए, वापस में इसके बाद आपने अर्णोराज पढ़ लिया, अगली क्लास इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से हमेशा परीक्षा में प्रश्न आया है, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विशलदेव रासो के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जब अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे, तब तक आप अध्ययन कीजिए, अपने सपनों को देखिए और उड़ान भरिए। तब तक खुश रहिए, तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।